अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फज़ल व करम से खैर वफ़ीद के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमत के साथ हमें कामयाब फरमाए। आज हमारा एक बड़ा अहम लेक्चर है और इस लेक्चर का आपको ये बता दें कि हम सबको बहुत ज़्यादा इसके बारे में टेस्ट और इंटरव्यू में सवालात आते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपनी वसअत के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात होने वाले होते हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि हमें इसकी भरपूर तैयारी करनी है। और इसके आपने देखा होगा कि मैंने मिसाली जो शेड्यूल आपको जारी किया है उसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो उन्वानात हैं वो इसमें हमने रखे हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में, टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पर इस टॉपिक का ताल्लुक जो है ना वो टेस्ट से बहुत ज़्यादा है। तो कल से हमने ये भी करना है कि जो लेट ज्वाइन होगा हम उसको ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस्लाम और इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको ये अवेलेबल होंगी और इसमें अहम अहम चीज़ें आपको हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट और इंटरव्यू के पैटर्न पे हमने आपको पढ़ानी है। मैं आज आपको, कल आपने जो पहला लेक्चर इसमें सुना होगा, उम्मीद है कि वो लेक्चर आपके लिए काफी मुफीद रहा होगा और आपको मुकम्मल डिटेल्स जो है वो इसमें मिल गई होंगी। मैं असल में कुछ बातें और करना चाहता हूं जो इस सिलेबस से हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उन बातों के हवाले से हमें पता होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमारी ये भरपूर कोशिश है कि हम इसमें जो बेहतर से बेहतर चीजें जो है वो आपके सामने पेश कर सके। एक किताब याद रखें, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में कोई ना कोई एक बुनियादी किताब जरूर पढ़नी चाहिए और जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसके जो उन्वानात होते हैं उसको पढ़ने के साथ हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं और जिस कदर ज्यादा चीजों के बारे में हम क्लियरिटी अपने माइंड्स में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसी कदर ज्यादा जो है वो हमारे लिए आसानियां होगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक सामने एक छोटा सा किताबचा है मेरे पास, बहुत यूनिक और बहुत जबरदस्त किताबचा है, इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम। आप देखिए किताबें इस पे बहुत ज्यादा है, कल आपने लेक्चर सुना होगा, मैंने उसमें बताई, अभी भी मैं आपको चीजें डिस्कस करूंगा। इसमें आप जो किताबें देख रहे हैं वो सूद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की शिरकत व मुज़ारबत के शरई उसूल, ठीक है, ये किताब। और इसमें दो शख्सियात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक शख्सियत है डॉक्टर यूसुफ करजावी और डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी। इनकी जो किताबें हैं वो इसमें बड़ी जबरदस्त हैं। अगर आप उनमें से किसी एक किताब का मुताला कर लेते हैं, या फिर एक और शख्सियत है डॉक्टर महमूद गाजी, उनके मुहाजरात गाजी यानी कि मुहाजरात मईशत जो उस पे है, मईशत और तजारत, अगर उनको पढ़ लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम और इकोनॉमिक्स के बारे में वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। इंटरव्यू को आपने बहुत ज्यादा हद तक इसको देखना है कि इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज्यादा सवालात होते हैं, अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो ये मेरे पास एक किताबचा है और ये किताबचा इतना अच्छा है कि बेहतरीन अंदाज के अंदर ये जो मारूफ चीजें हैं इकोनॉमिक्स की वो सारी यहां पे दी हुई हैं। जो निज़ाम है, मुख्तलिफ निज़ाम है, सूद है, क़िमार है, मुज़ारबा है, सरमायादारी निज़ाम है, इस्तराहकियत है, हुंडी की तारीफ है और ऐसे इनफरादी मलकियत है। तो एक एक चीज यहाँ पे ना बड़ी उम्दा अंदाज के अंदर बयान की गई है। बिल्कुल मुख्तसर सी किताब है, आप इसको पढ़ लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इकोनॉमिक्स के हवाले से आप मार नहीं खाएंगे। ये एक वैसे है। बाकी किसी भी किताब का जब मुताला हो तो मैं एक पैटर्न देता हूं, क्योंकि हमारी डिस्कशन क्लास भी रोजाना होती है अल्हम्दुलिल्लाह।
जिसमें आपसे सवालात सुने जाते हैं और गुलदस्ता मिसाली नूर इस्लाम दीगर हम किताबों को टेस्ट देते हैं ताकि आपको वो सिलेबस भी मुकम्मल हो जाए। मगर आपको पता है कि मैं सबसे ज्यादा जो अहमियत देता हूं, मैं इस बात को अहमियत देता हूं कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ अपने कोर्स को मुकम्मल करें, क्योंकि मैं रटाने की तरफ नहीं लेके जाता। रट्टा इन चीजों का हल नहीं है। जो इंसान की जो बुनियादी कुतुब है, जो कोर्स है, जो सिलेबस आउटलाइन है, उसके मुताबिक पढ़ना ये हल है, लिहाजा उसके मुताबिक पढ़ा जाए। तो आप इसमें इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पे बताना मकसूद है, बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आपने कर ली हैं। तो कल मैंने आपको किताबों का तारफ और मईशत का तारफ, देखिए सबसे पहले तो आपको मईशत के हवाले से एक लाजमी तौर पर डेफिनेशन जो है मईशत की तारीफ वो होनी चाहिए, और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं इसके हवाले से आपको तैयार होना चाहिए। यानी कि आशाश से ये लफ्ज निकला है जिसके माना जीने का समान, जीने का समान है। इक्तिसादियात जो है इसके लिए उर्दू के अंदर जो है एक लफ्ज बोला जाता है, और इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली ये जो वर्ड है ये एक इंग्लिश का वर्ड है। तो इक्तिसादियात के हवाले से माअला मन क़तसदा एक ये भी है, और बाकी इसके बारे में मुख्तलिफ जो कॉल हैं ये वो सारे यहाँ पे हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिए हैं। तो इसमें एक सवाल तो आपको होगा ना, वो किताबियात के बारे में होगा। वो किसके बारे में होगा? किताबियात के बारे में। अब आप किताबियात देखते हैं तो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर कई किताबें जो इकोनॉमिक्स की हैं उसका तारुफ करवा दिया। अब वही याद कर लीजिएगा और वही काफी है, जैसा कि अहकाम सुल्तानिया है मावर्दी की है, इस्लाम और सूद है इकबाल कुरैशी की, ये एक अलग किताब है। सूद मौलाना मदूदी की, ये एक अलग किताब है। और ऐसे ही शिरकतो मुजारबत के शरई उसूल डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी की, ये एक अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब को देखा जा सकता है किताबुल उम, इसके अंदर भी जो मुआशी उसूल हैं वो भी इसके अंदर बयान हुआ है। इस्लाम में हलाल और हराम, ये अल्लामा यूसुफ करजावी की किताब है। तो इनमें से कोई एक भी आप देख लें तो इंशाअल्लाह ये बुनियादी चीजें जो है जो आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात, वो है मुख्तलिफ निजाम। मुख्तलिफ निजाम जो है इनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि ये निजाम क्या है, और इसका तारुफ भी मैंने करवाया है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे सरमाया दराना निजाम। सरमाया दराना निजाम के बारे में जब आपसे इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू का सवाल है, टेस्ट का नहीं है, मगर मुमकिन है कि ये टेस्ट के अंदर भी इस तरह का सवाल बन जाए। सरमाया दराना निजाम जो है उसके अंदर जो सवाल होते हैं कि जो मजीद नफा या पैदावार के हुसूल के लिए लगाया जाता है उसको हम कहते हैं सरमाया दराना निजाम। अब इसमें जो माल लगता है तिजारत पे, जो पैसा लगता है उसको हम क्या कहते हैं? वो सरमाया होता है। अब उस सरमाया से जो आप फर्ज कीजिए 1 लाख है, 1 लाख आपने लगाया है, उस 1 लाख से जो आपने कारोबार किया उसको कहते हैं आप सरमायाकारी। उस कारोबार को क्या कहें? सरमायाकारी। तो इस निजाम के तहत आप मजीद दौलत को, सरमाए को, जो हुसूल के मुख्तलिफ जराए हैं उसको अपनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये सरमाया दराना निजाम है। और हमारे यहाँ यही निजाम चल रहा है, सरमाया दराना निजाम चल रहा है कि आज जिसके पास पैसा है वो कारोबार में इन्वेस्ट करता है और वही बड़े से बड़ा हो रहा है। खैर ये एक मादा परस्तियत पे एक मबनी निजाम है, और ये निजाम जो है ये बंदों का है, ये बंदों का निजाम है। जिसके पास पैसा होगा वही काम कर पाएगा। सो इसके फायदे, इसके नुकसान, देखिए ये चीजें हमें इंटरव्यू के लिए काम आने वाली है। ये फायदे और नुकसान टेस्ट में नहीं पूछे जाएंगे, आपसे इंटरव्यू में इस निजाम की खूबियां और खामियां पूछी जाएंगी, जिसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपने एमए की किताबों में से या आप हमारी मिसाली गाइड में से इस निजाम को पढ़ें। इसकी खूबियां खामियां वहां पे वाज़ेह लिखी हुई हैं, लिहाजा अगर थोड़ा थोड़ा आप इंटरव्यू के वक्त इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपको ये बता दें कि किताबें जो है उन किताबों को आपने बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ देखना है, क्योंकि इसमें किताबुल अमवाल, किताबुल खिराज और इस्लाम का निज़ाम तकाफुल डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ्फारी की,
ये किताबों के बारे में बड़ा पूछा गया। अल-मुहल्ला उस किताब के बारे में बड़ा पूछा गया है और ये 2-3 दफा पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में आ चुकी है। अब यही टेस्ट सेम कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का है, यही टेस्ट लेक्चरर जो है खैबर पख्तूनख्वा का है, यही टेस्ट पंजाब में आता है। तो यही चीजें जब आती हैं तो हमें जरूरी है कि इन चीजों को हम तसल्ली के साथ याद करें। एक तो निजाम ये वाला हो गया, दूसरा निजाम इसमें आता है इश्तराकियत। अब सबसे बड़ा जो मसला और सबसे बड़े जो सवाल होते हैं वो इसी निजाम पे होता है, इश्तराकियत पे। अब इश्तराकियत का बानी वैसे तो अगर पहला बानी समझा जाए तो अफलातून है इश्तराकियत का, मगर जब दौरे हाजिर के अंदर समझा जाता है तो कार्ल मार्क्स जो है वो इश्तराकियत का बानी है। अब इश्तराकियत क्या है, इसके बारे में आपने कल का लेक्चर सुना होगा बड़ी तफसील के साथ। सोशलिज्म और इश्तराकियत की एक ही चीज है। सो इन चीजों को आपने बड़ी अहमियत देनी है और आपने तवज्जो के साथ सुनना भी है और पढ़ना भी है। मिसाली गाइड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हमने बड़ी तफसील के साथ लिखी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर नहीं बल्कि इंटरव्यू के अंदर आपको सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। हाँ, इन टेस्ट के अंदर क्या काम आने वाला है, ये कई दफा सवाल आ चुका है कि इश्तराकियत का बानी कौन है। इश्तराकियत का बानी कार्ल मार्क्स है, ठीक है। तो इश्तराकियत का नजरिया पेश करने वाला अफलातून था। अगर तो वहां पे अफलातून और कार्ल मार्क्स का आ जाए तो सवाल पे गौर करना है। अगर तो सवाल उसकी बेस के हवाले से है, अगर सवाल उसके कंसेप्ट के हवाले से है तो फिर तो अफलातून। अगर रशिया के अंदर या दौरे हाजिर की इश्तराकियत का बानी अगर समझा जाए तो वो कार्ल मार्क्स होगा। इसलिए जब पेपर में सवाल आता है उमूमन हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये सवाल हमने पढ़ा है और हमें आता है, हम फौरी उसका जवाब लगा देते हैं। तो पेपर का ये तरीकाकार नहीं है, क्योंकि जब कमीशन का टेस्ट आता है तो सवाल ऐसे ही लग रहा होता है जैसे हमें आता है और इसका जवाब यही है। जब थोड़ा सा गौर करते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि इसका जवाब ये नहीं था बल्कि इसका जवाब तो ये होना चाहिए था। इस वजह से आपको ये चीजें समझाई जाती हैं कि जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो एक एक चीज जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो इश्तराकियत के हवाले से इसके जो अहम ममालिक है रशिया है और इसके अलावा जो बरतानिया के अंदर भी भर रहा है ये निज़ाम, और इसके अलावा चीन के अंदर भी ये निज़ाम रहा है। तो कई जगहों पे ये निज़ाम चलते रहे हैं। अब इस निज़ाम की भी खूबियां खामियां, इस निज़ाम का जो बुनियादी नारा है वो क्या है। 18वीं सदी के आखिर पे इसका जो है वो आगे नजरिया आया था, आगाज हुआ था और हैगल ने जो है अमली नजरिया बनाया था और फिर कार्ल मार्क्स जो है वो इसको आगे लेके निकला था। अब कार्ल मार्क्स जो है, देखिए ये वो शख्सियत है जिसके बारे में आप ये समझे कि 99% आपको एक सवाल होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। सो कार्ल मार्क्स की शख्सियत और यूनानी खास तौर पर जो फिलासफर्स हैं उनके बारे में एक लाजमी सवाल होने वाला है। तो इश्तराकियत पे या इकोनॉमिक्स पे जब भी कोई बात आएगी तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि कार्ल मार्क्स की शख्सियत, उसकी जिंदगी, उसके अफकार और दास कैपिटल उसकी किताब के बारे में लाजमी सवाल होने वाला होता है। सो दास कैपिटल भी कई दफा पेपर में आ चुकी है, कार्ल मार्क्स के इश्तराकियत के नजरिए का भी कई दफा जिक्र आ चुका है, इनकलाब रूस का भी जिक्र आ चुका है। सो हमें इस हवाले से इन चीजों को बहुत उम्दा अंदाज के अंदर लेके चलना है। इसके बाद इश्तराकियत के साथ ही मिलता जुलता एक निजाम मैंने बताया था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है असल में ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो अक्सर मदारिस के फौजला हैं या हमारे जो वो सेक्टर जो एक प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छे अंदाज में नहीं जानते। बाद लोग तो बहुत अच्छे अंदाज में जानते, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सेशन को या इस सेक्टर को जो अच्छी तरह नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि हम इकोनॉमिक्स को मदारस के अंदर बहुत अच्छा नहीं पढ़ते। बहुत अच्छा ना पढ़ने की वजह से या उसकी बुनियादी मुहर्रिकात, उसकी चीजें, उसकी किताबें ना पता होने की वजह से हम इकोनॉमिक्स की जो बुनियादी टर्म्स हैं हम उनको भूल जाते हैं। यही वजह है कि जब मदारस के लोग इंटरव्यू देते हैं ना
तो अगर थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स से उनका झुकाव हुआ तो आपसे जो कीमार के बारे में, हुंडी के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, ये आपसे वो लाजमी सवाल करेंगे। इंश्योरेंस के बारे में, तकाफुल के बारे में, ये वो चीजें हैं जिसके बारे में वो 100% आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है, पहले तो इस निजाम को पढ़िएगा। आप पिछली दफा देखें जिन्होंने पंजाब में इंटरव्यू दिए हैं, तो यहाँ पे अमजद जावेद सलीमी साहब, उनकी सोच ही इन्हीं चीजों पे चल रही थी। कार्ल मार्क्स, मॉडर्न थॉट्स, कम्युनिज्म, मिश्तराकियत और सफस्तायत, सरमायादाराना, यानी कि वो चाहता था कि जितने भी इस्लामियात के स्कॉलर्स हैं, इस्लामियात के स्कॉलर्स को कम से कम इन चीजों का जरूर पता होना चाहिए कि वो एक इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं और जो मुख्तलिफ थॉट्स के लोग होते हैं वो इन इस्लामिक स्कॉलर से वो क्वेश्चनिंग करते हैं। सो इन क्वेश्चनिंग के हवाले से उनको ये पता होना चाहिए। तो कम्युनिज्म भी बेसिकली सोशलिज्म एक ही चीज है। मैंने ये बता दिया था लेक्चर में कि कम्युनिज्म एक ढांचा है और इस ढांचे के ऊपर जो कायम इमारत है उसको हम सोशलिज्म कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सोशलिज्म कहते हैं। और ये भी समझ लें कि कम्युनिज्म एक इब्तिदा है और सोशलिज्म एक इंतहा है। और इसी ने मार्क्स ने मुआशरे की जो मुरव्वज निजाम था, जब आप कार्ल मार्क्स की जिंदगी को पढ़ते हैं तो हमें यह भी अंदाजा होता है कि वो तो जिंदगी की जो बुनियादी जरूरियात है उससे भी महरूम रहा है। सो उसने जो फिर एक इस तरह की नजरियात दिए कि कुछ भी नहीं अवाम का, सब कुछ गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये अवाम को उसके खिदमात का इफ्स जो है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस लिहाज से उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ उसूल बनाए। तो ये रोटी कपड़ा मकान जो है ना, ये बेसिकली इन्हीं का नारा है। रोटी कपड़ा मकान इस तराकीत का कि अवाम को उनकी जो बुनियादी नेसेसिटी है, जरूरियात हैं, उसको पूरा करना जरूरी है। सो ये तीन नजरिए अगरचे ये मिलते हैं, क्योंकि ये थॉट्स थोड़ी सी अलग अलग है। फिर आप और भी अगर इसकी वजाहत में चले जाते हैं तो फिर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, अब ये लिबरलिज्म भी है, कम्युनिज्म भी है, लिबरलिज्म। तो आपको वो हदें, वो सोचे जो आपके मजहब से एसोसिएट, उसको सेकुलरिज्म भी कहते हैं कि आप अपने मजहब को अपने अफआल के अंदर उसको दाखिल नहीं करते, बल्कि आप अपनी मजहबी जिंदगी को अलग रख के, अपनी लाइफ को अलग रख के लेके चलते हैं। सो इसको एक सेकुलरिज्म जो है जिसके अंदर मजहब जो है इन्वॉल्व नहीं होता। तो लिबरलिज्म ये होता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, आप अपनी जिंदगी के फैसलों के अंदर, चाल, लिबास, सकाफत के अंदर जो है आप अपने तौर पर आजाद हैं और इस जो आपकी सकाफत है उसके ऊपर किसी भी मजहब की कोई छाप नहीं हो सकती। सो आप आजादाना सोच के हामिल होते हैं। तो ये कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, इश्तराकियत, सोफिस्तायत और सरमायादाराना निजाम, कैपिटलिज्म। अब ये जो आप चलते हैं ना, इन चीजों को आपको इल्म होना चाहिए। ये बेसिकली नई टर्म्स हैं, नई चीजें हैं, मगर ये चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी, ये आसान होगी जब आप थोड़ा सा लेक्चर सुनेंगे, जब थोड़ा सा आप किताबों से पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब इसका ताल्लुक आपकी सोच से है, आपकी थॉट से है और इसका ताल्लुक 99% आपके इंटरव्यू से है। जो टेस्ट के सवाल है वो भी होंगे, वो किताबों में से एक सवाल लाजमी होगा और इस तराकीत के हवाले से, ये सरमायादाराना निजाम के हवाले से या कम्युनिज्म के हवाले से एक सवाल होगा, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मजीद जो इससे रिलेटेड चीजें होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम जो है वो कवर करते जाते हैं साथ साथ। अब आपको ये बता दें कि नेक्स्ट जो एक तहरीक है, ये वो तहरीकें हैं जिन्होंने जो है पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लिया था। अब यहां पे फस्तायत है, सोफस्तायत इसको कहते हैं, फस्तायत। अब ये बड़ी शदीद सख्त फाशिज्म इसको बोलते हैं, फाशिज्म। ये बड़ी सख्त तहरीकें थी और फाशिज्म का लफ्ज़ फाशिस्ट से निकला जिसका मतलब हथौड़ा, सुराखों का बंडल। और ये नजरिया इटली से उठा था। ठीक है, और आपको ये बता दें कि 1913 में इटली से ये एक तबकाती जो कशमकश है उसको खत्म करने वाले और यहां पे ये तहरीक सरमायादाराना निजाम और इश्तराकियत के रद्द-ए-अमल के तौर पर आई थी।
अब इनका मकसद था कौम और कदामत परस्तों की हिमायत, यानी कि इनको हिमायत जो थी एक तो कौम की थी और कदामत, ये पुराने ख्यालों के लोग थे और जारहाना आमरियत के हामी थे ये लोग। यानी कि ये बंदूक के सलाखों का बना इसलिए हथौड़ा इसलिए कहा जाता है, ये ताकत के जोर पे मईशत को हथिया लेने के हक में थे, इसलिए ये कदामत परस्तों को ने इस तरह की बड़ी ज्यादा हिमायत की है। अब इटली उस वक्त अगर देखा जाए तो मुआशी लिहाज से इंतहाई कमजोर, बेरोजगारी और महंगाई के बाद मजदूर किसानों में मायूसी फैल चुकी थी और उस वक्त एक तबकाती कशमकश चल रही थी जिसके अंदर किसान जो है वो गुर्बत की चक्की में पिसे हुए। तो फिर एक ऐसा नारा लेके निकले तो जो मसूलिनी जो है ये इटली के अंदर इसने इस तहरीक को परवान चढ़ाया। अब यही वजह है कि ये जो शख्सियात थी कि इन्होंने ताकत के जोर पे, अब हिटलर के बारे में आपका जिक्र आता है कि हिटलर ने बड़े यहूदी मारे। बेसिकली हिटलर कोई यहूदियों का दुश्मन नहीं था, वो भी दुनिया के अंदर एक हुक्मरानी और एक मईशत की हवाले। देखिए जब भी दुनिया के अंदर लड़ाई हुई है ना, उस लड़ाई के पीछे मईशत ही जो है अहम वजह होती है, क्योंकि आज जिस इंसान की मईशत मजबूत है, जिस मुल्क की, जिस कौम की, उस कौम का दिफा भी मजबूत है, उस कौम के लिए उरूजो और जवाल वाली बातें नहीं है, उसके लिए उरूज ही उरूज है। लिहाजा जब भी कौमें लड़ती हैं, जब भी फसादात होते हैं, उसके पीछे जो एक मईशत कारफरमा होती है कि मईशत के लिए सारे लोग लड़ते हैं। तो ये जंगें बेसिकली मईशत के लिए। आज आप जो आलमी जंगे अव्वल हुई है, आलमी जंगे दोहन हुई है, उसके पीछे भी मईशत थी। आज जो रशिया और जो आगे यूक्रेन के इशू, उसके पीछे भी मईशत है। अमेरिका दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ उलझा हुआ और उसके पीछे भी मईशत है। यानी कि ये जितने भी कंट्रीज हैं ये बेसिकली मईशत के लिए लड़ते हैं। सो मईशत उस वक्त से लेकर अब तक हमारे अपने खानदानों के झगड़े मामला ये सब किसके लिए? ये मईशत के लिए, कारोबार के लिए है। सो इस लिहाज से देखा जाए तो मईशत के लिए ही हिटलर उठा था, क्योंकि उसने इटली के अंदर जो मसूलिनी था वही नजरिए को, फाशिज्म को लेकर आया। ताकत के जोर पे, बंदूक के जोर पे उसने उसको नाफज किया। और जर्मनी के अंदर जो है वो जर्मनी के अंदर हिटलर ने इसी निजाम को नाफज किया। सो ये दो लोग थे। अब हिटलर के बारे में और मुसोलिनी के बारे में दो दफा सवाल आ चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में। एक तो ये इसका ताल्लुक किसके साथ था और ये किस तरीके दाई थे। तो ये फाशिज्म, जिसको फस्तायत या फस्तायत कहते हैं, फाशिज्म, ये उसके हामी थे और इनका ताल्लुक फला इलाकों से था। तो ये कौम परस्ती, ताकत का इस्तेमाल, फर्द की जो जात है उसकी नफी करते थे और रियासत की हमागिरियत, यानी कि ये करीब थे इश्तराकियत के, मगर उनके रद्द-ए-अमल के तौर पर पैदा होने वाली। अब इनमें ये था कि ये ताकत का इस्तेमाल करते थे, लिहाजा इस वजह से ये बड़े मारूफ हुए। तो ये जो वो तहरीकें थी मुख्तलिफ, उसके हवाले से मैंने आपको सरसरी सा बताया कि इन तहरीकों के बारे में हम सबको इल्म होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब इसके बाद आप देखते हैं तो दो तरह से हम चीजों को देखते हैं। एक है, अब जिक्र होता है मुफक्किरीन मईशत, माहिरीन मईशत जो है, मगरबी मुफक्किरीन मईशत और जो मुसलमान मुफक्किरीन मईशत। अब इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, बहुत ज्यादा दिमाग खपाने वाला कोई जरूरी काम नहीं है। एक तो लोग परेशान करते हैं कुछ लोग ग्रुपों वाले कि इनको तरीके पैदाइश और तरीके वफात, देखिए ये जितने भी मगरबी मुफक्किरीन लिखूंगा, ठीक है, इसमें से किसी एक बंदे के भी तरीके पैदाइश, तरीके वफात याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में नहीं आता। आपने सिर्फ ये याद करना है कि एक तो उस मगरबी मुफक्किर का ताल्लुक किस मुल्क से था, दूसरा ये याद करना है कि उसने थॉट, जो सोच दी थी, वो सोच क्या थी, और तीसरा यह कि अगर उसने कोई किताब लिखी है
तो उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम क्या है? सिर्फ इतना ही। अब एडम स्मिथ जो है, ये एक स्कॉटलैंड का एक शहर है, वहां का रहने वाला है और ग्लासगो में मंतक का प्रोफेसर था। ये सारी जिंदगी आप ये समझिए कि कुंवारा रहा और फिर ये फौत हुआ, तो इसने मगर जो मईशत के हवाले से किताबें लिखी, वो किताब बड़ी अहम है। उसका नाम है दौलत अक़वाम। दौलत अक़वाम, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, बाकी ये लेक्चर अभी आपको आएगा तो उस लिहाज से आपको मिल जाएगा। अब ये मुआशात इनके नजदीक दौलत का इल्म है। ऐसे ही एडम स्मिथ को करना है, ऐसे डेविड रिकार्डो को करना है, ऐसे ही हमने जो है अल्फ्रेड मार्शल को लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में जो है ना वो लाजमी सवालात हो जाते हैं। तो इसके बाद आ जाता है जॉन मिनार्ड। ये 4 लोग हैं और 5वें कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको मुसलसल कहा है कि इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके बारे में सवाल होगा। तो ये 5 मगरबी मुफक्किरीन मईशत हैं। अगर इनको आप देख लेते हैं और इनका सिर्फ बेसिक तारुफ जो मैंने अपने लेक्चर में करवाया है, इनकी किताबें, इनके थॉट्स और किस मुल्क से इनका ताल्लुक था, सिर्फ इतना ही कर लें तो मेरे ख्याल से और कोई आपको जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में मुझसे लोग पूछते हैं किताबें कौन सी पढ़े। सबसे पहला जो बुनियादी किताब है वो आपका सिलेबस है। आप लोग एमए इस्लामियात का कोर्स अपने पास रखें, एमए इस्लामियात की किताबों को अपने सामने रखें, वहां से पढ़ें, वहां से तैयारी कीजिए। वहां से जब आप देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आपका सिलेबस क्या है और सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। ये जो मुख्तलिफ किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिसाली, गुलदस्ता, नूर-ए-इस्लाम, ये दीगर सारी कहां से किताबें हैं। और अब मेरे ख्याल से अगर 2 किताबें मिसाली, गुलदस्ता अगर आप पढ़ लेते हैं तो तीसरी किसी किताब की भी आपको जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग इधर मिसाली और गुलदस्ता से इसी किताबों से कॉपी करके वो अपने नामों पे लोग शेयर करते हैं और शेयर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे लोग, क्योंकि ये एक तरीका बना लिया है। तो मेरे ख्याल से चीजें वही हैं। सबसे बेस मिसाली गुलदस्ता से भी बेस जो चीज है ना वो आपका एमए इस्लामियात का सिलेबस है। इसमें चीजों को किताबों में आसान बना के हमने पेश किया होता है, सिर्फ यही बात है। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि आप इन चीजों को बड़े उम्दा अंदाज के अंदर पहले अपने एमए इस्लामियात के कोर्स से देखें, तो ये सारी चीजें आपके वहां बयान हो जाएंगी। अब यहाँ पे है इब्ने खल्दून। देखिए इब्ने खल्दून जो है ये वो शख्सियत है, ये वैसे इसके बारे में एक तो ये सवाल याद रखिए कि इसकी पैदाइश यूनस से है और इसकी किताब है मुकद्दमा इब्ने खल्दून और इसका नाम है किताबुल इब्र, असल नाम, ठीक है इनके। अब इब्ने खल्दून जो है ये मईशत के हवाले से, इमरानियात के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तारीख के हवाले से और सियासत के हवाले से इब्ने खल्दून एक नाकाबिल बयान शख्सियत है कि जिसका हर मजमून के अंदर अपना ही एक अलग अंदाज में वर्क मौजूद है। सो इस शख्सियत को हमने अपनी किताब के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तफसील के साथ बयान किया है और ये 98% सवाल इब्ने खल्दून में से एक जरूर आएगा आपको, 98%, क्योंकि एक दफा सवाल आया था ट्यूनिस में पैदा हुए, फिर इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं, फिर कभी किताब का असल नाम पूछ लेते हैं। तो इसी से चलते फिरते जो नाम सवालात होते हैं इब्ने खल्दून के बारे में होंगे। सो हमने तो अपने लेक्चर में बताया, इंशाल्लाह ताला वो चीजें भी आपको बड़ी तसल्ली के साथ मिल जाएंगी। इसके बाद इमाम अबू उबैद अल कासिम, इमाम अबू उबैद अल कासिम। अच्छा, ये शख्सियत भी बड़ी अहम है, ईरान की शख्सियत है और इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो बड़ी अहम है। खास तौर पर इनकी सबसे अहम किताब है किताबुल अम्वाल, किताबुल अम्वाल। अब ये किताब भी कई दफा पेपर में पूछी गई है, तो इस लिहाज से किताबुल हदीस भी है, गरीबुल कुरान भी है, किताबुल अम्वाल है जो मुआशी तौर पर सबसे अहम है। और इनके नजदीक बैतुल माल के जो ज़राए आमदन भी इन्होंने उसके अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर बयान किए हैं। तो ये दूसरी शख्सियत है जिसको हम मुस्लिम शख्सियत कह सकते हैं। इसके बाद बड़ी अहम किताब लिखने वाले इमाम इब्ने हज़म। अच्छा जी, ये वो शख्सियत है उंदलसी और जिन्होंने अल मुहल्ला, ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी है और मुआशी नजरियात पे इस किताब ने
जो है ना वो तहका मचाया। और मुहल्ला जो है ये बड़ी उम्दा किताब, 3 से 4 दफा पब्लिक कमीशन के टेस्ट में इसके बारे में सवाल हुआ है और कश्मीर के हवाले से भी इसके बारे में कई दफा सवाल हो चुका है। तो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो कश्मीर के अंदर भी शामिल है। सो इस लिहाज से आपने इनको जरूर देखना है। और ये वो शख्सियत है। इसके बाद एक आखिरी शख्सियत जो मुसलमानों की जो मईशत के हवाले से बड़ी अहम है वो है इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। अब इमाम शाह वलीउल्लाह वो शख्सियत है कि हम इनका मुताला हर जगह पे करते हैं, खास तौर पर जब हम तफसीर पढ़ते हैं, उसूल तफसीर पढ़ते हैं, तो इमाम शाह वलीउल्लाह का जो बड़ी तफसील के साथ जिक्र आता है। तो इसके बारे में एक सवाल जो आमतौर पर आता है वो ये आता है कि आप ये बता दें, अच्छा जी, इसके बारे में एक सवाल ये आता है कि शाह वलीउल्लाह बरसगीर की वो शख्सियत कौन सी है जिन्होंने मुआशी नजरियात दी है, तो उसके हवाले से शाह वलीउल्लाह का नाम है, ठीक है, ये याद रखें। और इनकी किताब है हुज्जतुल्लाहुल बालिगा, हुज्जतुल्लाहुल बालिगा। अब ये किताब है जिसके अंदर शाह साहब के जो मुआशी नजरियात हैं वो इस किताब के अंदर बयान हुए हैं। जब हम आपको व्हाइट बोर्ड में चीजें समझाते हैं तो मकसद ये होता है कि एक एक चीज को क्लियर करना, ताकि आपको उम्दा अंदाज के अंदर पढ़ाया जाए, क्योंकि जिस लेवल पे हम होते हैं तो ना चीजें आसानी से याद होती हैं और ना ही वो रटा लगाया जाता है। सो हमारा मकसद ये होता है कि चीजों को समझ के खोल के यहाँ पे बयान करें और एक एक चीज आपकी नजरों से गुजरेंगे। तो जब आप इंशाल्लाह पेपर देने जाएंगे अभी नेक्स्ट मंथ, उम्मीद यही है जून के अंदर आपका पेपर हो जाएगा लेक्चरर का, तो उस हवाले से आप देखिएगा कि ये जो चीजें हैं आपको वहां पे नजर आएंगी कि ये चीज तो हमने की थी, ठीक है। इस हवाले से आपने इनको देखना। अब ये मुसलमान मगरबी और जो दूसरा एक निजाम था उस निजाम को हमने पढ़ लिया है। अब इसके अलावा और भी सवाल हैं मईशत के हवाले से जो हमें रेडी करने होते हैं। अब मैं वो सारी चीजें इंशाल्लाह एक एक चीजें आपको इंटरव्यू में टेस्ट में क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह। अब यहां पे जो 2-3 चीजें हैं वो ये है कि आपने मुख्तलिफ, एक है सूद, एक है तकाफुल, ठीक है। सूद क्या है, सूद के बारे में पढ़ना मैंने आज आपको वो तहरीर भी शेयर कर दी। अगर वही पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह तो वही काफी है। सूद के अकसाम, सूद के मुख्तलिफ पहलू, तकाफुल के बारे में, इसमें कुछ सवाल टेस्ट के हैं, कुछ सवाल इंटरव्यू के हैं। सो अभी से ही हमारे साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि यही बेहतरीन है। अब सूद के हवाले से लाजमी सवाल हो जाता है, सूद के बारे में आयत कौन सी है, सूद की कितनी अकसाम है, रिबाउल फजल क्या है, रिबाउल नसिया क्या है। तो इस तरह की जो सवालात हैं वो पेपर में आ जाते हैं। सो हमें इसके हवाले से भी तैयारी करनी है। इसके बाद जो चीज आती है एक है ज़राए आमदन, बैतुल माल के जो ज़राए आमदन है। अब इसके बारे में लाजमी सवाल आता है। इसमें उशर है, उशर क्या है, फसलों से जो ज़कात होती है। उसूर क्या है, तजारती टैक्स है, ठीक है। खराज क्या है, ये गैर मुस्लिमों की जमीनों से। और उशूर जो गैर, जो इसको हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, जो बाहर से माल आता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। इसके बाद खिराज जिजिया है, जिजिया जो गैर मुसलमान जो है हमारे मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, ठीक है, उसको जिजिया कहते हैं। ऐसे फिदिया है, जैसे रोजों का फिदिया हो सकता है। ऐसे ही रुकाज है, रुकाज दफीने जिसको हम कहते हैं, रुकाज खजाने को कहते हैं। खैर इसके अलावा आप पढ़ते हैं ज़राइब और नवाइब, ये टैक्सेस की किस्में हैं। एक हंगामी हालत में जो सबसे लिया जाता है उसको ज़राइब, जो अमीरों से लिया जाए उसको नवाइब, ये हम पढ़ते हैं ज़राइब और नवाइब के हवाले से। फिर ज़कात क्या है, खुम्स क्या है, माल फ़ै क्या है, ये सारे वो टैक्सेस हैं जो इस्लामी जो है ज़कात से हटकर, क्योंकि ज़कात बतौर एक टैक्स नहीं है, ज़कात एक माली इबादत के तौर पर कंसीडर होती है और इंटरनेशनल सतह पे उसको टैक्स ही कंसीडर किया जाता है। खैर वो टैक्स नहीं है, वो एक इबादत है और मुसलमान उसको इबादत समझ के करते हैं। और ज़कात किसी भी नॉन मुस्लिम पे वाजिब नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ज़कात एक टैक्स नहीं है। जबकि टैक्स के अंदर मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सब के लिए कंपल्सरी होता है। सो ये भी चूंकि इंटरव्यू में ये भी बहसें चल पड़ती हैं, तो ज़राए आमदन के हवाले से आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ कैटेगरी है इजारा,
इजारा क्या है? किराया, ठेका, किसी मालूम शय से मुअय्यना फायदा उठाना, उसको इजारा कहते हैं। फिर लगान क्या है? किराया। सट्टा क्या है? इसके बाद अक़साम इजारा क्या है? जो इजारा के अक़साम है वो भी है। फिर कुछ टर्में आती हैं, एक मुज़ारबत, इसमें से पक्का सवाल आ जाना है। मुज़ारबत, किरास, मुशारकत, ठीक है, मुसाकात, ठीक है, और इसके अलावा जो जितनी दीगर चीजें हैं उनके हवाले से भी यहां पे जो है ना वो आपको सवाल आ सकते हैं। और अब मुज़ारबत, किरास और मुशारकत, इसके बारे में जो लाजमी है सवाल आता है कि मुज़ारबत ये शिरकत की एक किस्म है, याद रखिए मुज़ारबत शिरकत की एक किस्म है, और इसको दूसरा किरास भी इसको लफ्ज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? किरास भी। अब एक इसमें दो चीजें और आती हैं इस्लाम और इकोनॉमिक्स में, वो बात करके उसमें बात मुकम्मल करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आपको अभी लेक्चर मिल जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये एक एक चीज वहां पे आपकी क्लियर हो जाएगी, और इसके नोट्स भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, तो सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी रहेगी। अब यहां पर मैं दो चीजें कहना चाहता हूं, एक है इस टॉपिक के अंदर शामिल विरासत, उसूले विरासत, और दूसरा है किताबुल बुयू। अगरचे किताबुल बुयू हम हदीस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, मगर उसका ताल्लुक इसके साथ भी है, ठीक है। अगरचे उसूले जो किताबुल बुयू है ये हम हदीस के अंदर पढ़ चुके हैं, इसका टॉपिक क्योंकि हदीस से खास है, और ये अल्लुअलु वल मरजान, ये हदीस के जो 7 अबवाब शामिल है उसमें एक किताबुल बुयू भी शामिल है। हमने बहुत बेसिक बुयू वहां पे बयान किए हैं, मगर बड़ी डिटेल के अंदर ये बुयू जो है वो वहां पे मौजूद है, उनको जरूर पढ़िएगा। विरासत के हवाले से आज नहीं कल आपको इंशाल्लाह ताला इस पे लेक्चर, और इसके साथ में आपको एक फाइल, हमारी मिसाली ग्रुप की फाइल है विरासत के हवाले, बस उसी को पढ़ लेंगे तो आपको जो है ना वो इंशाल्लाह ताला उसमें क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज आपको बता दें कि विरासत के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा है KPPSC, इसमें तो इंटरव्यू में कंपल्सरी सवाल है, यानी कि विरासत में, उसूले विरासत में इंटरव्यू के अंदर एक लाजमी सवाल है, PPSC में भी सवाल होता है। अब टेस्ट में विरासत के हवाले से PPSC और KPSC इक्वल है, यानी कि एक आधा सवाल कभी कभार पूछ लिया जाए, वो भी कलाला के हवाले से या बीवी के हिस्से के हवाले से या इस तरह की कोई चीज अगर पूछ ली जाए तो पूछ ली जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते, और इसके सवाल होने के चांसेस जस्ट 20% है। यानी कि रिटर्न में विरासत के हवाले से, उसूले विरासत के हवाले से सवाल होने के चांसेस 20% है, मगर सवाल तो होता है क्योंकि अक्सर सवाल हो जाता है। इसलिए हमने आपको वो जो फाइल है हमारी, सिर्फ उसी फाइल को अगर आप रेडी कर लेते हैं उसूले विरासत की, तो इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बात ये है कि अगर हम पढ़ें, ये वैसे भी तो पढ़ना चाहिए, विरासत जो है, आप मदारस के उलमा जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सराची पढ़ी होती है, फिर भी वो टच होते हैं उससे बहुत ज्यादा, मगर बहुत सारे लोग जो हमारे MA हैं या BS किया है उनको तो इनके बारे में पता ही नहीं होता। उसूले विरासत की डेफिनेशन और विरासत की डेफिनेशन, इसके आपने देखा होगा कि मैंने जो अहम सवाल है जो पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि 50% चांसेस बन जाते हैं जब वो उस सिनेरियो से देखा जाए, तो उस वक्त हम देखते हैं। तो मैंने इस हवाले से एक पूरा एक नक्शा अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गाइड के अंदर हमने वहां पे लिखा है, और जो हम नया काम कर रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली पे, उस पे तकरीबन 10 जो मैप्स हैं वो हम दे रहे हैं, जिसमें ज़कात है, फ़िक़्ह है, और फ़िक़्ह के तलाक़ और निकाह और तलाक़ के मसाइल हैं, विरासत है, नहव है, उसूल हदीस है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन है, किताबुल हज के हवाले से है। तो हम बड़े उम्दा अंदाज के अंदर उसकी नए एडिशन की जो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम तैयारी करेंगे, वो अभी लेट है। खैर अभी जो एडिशन आने वाला है इसी माह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिसाली गाइड बराए लेक्चर इस्लामियात जो है इंटरव्यू की बहुत जबरदस्त काम जो अल्लाह का शुक्र है हमने किया, अपनी भरपूर कोशिश की, और मुझे 2 साल लगे हैं उस काम को कंप्लीट करने में। 2 साल का अरसा मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सर्फ किया है, और अल्लाह का शुक्र है अब एक वो शक्ल आई है उस किताब के, और आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे और आप उसको याद रखेंगे। तो उसूले विरासत के हवाले से मैंने एक फाइल तैयार की है, मैं सिर्फ
आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं और हमें सुन रहे हैं उन सब से कि वो सिर्फ फाइल पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला उसी फाइल के साथ ही आपका ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जिस अंदाज में उस फाइल को मुरतब किया है वो फाइल आपके लिए इंतहा दर्जे की मुफीद होगी। इसके बाद है किताबुल बुयू। अब किताबुल बुयू मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, फिर भी आप ऐसा कीजिएगा कि इसको जो हदीस का पोर्शन है वहां से किताबुल बुयू को जरूर देखिएगा, क्योंकि बैउल गरर, बैउल नजश, मुजाबना, मुहाकिला और ऐसे ही बै हबुल हबला, ये मुख्तलिफ बुयू हैं। जैसे तरफ रुकुबान जो है, और ये बुयू जो है वो लाजमी सवाल हो सकता है और हमें कम से कम एक इस्लामियत के स्कॉलर्स की हैसियत से हमें ये जरूर पता होना चाहिए। सो इनको याद कर करना है और इसके हवाले से मैं आपको डाटा भी इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर भी आपको इंशाल्लाह ताला इस पे हम जरूर देंगे। अब कुछ टर्म्स ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में टेस्ट में सवाल नहीं होंगे। अभी मैंने डॉक्टर इमरान यासब की क्लास रखी है, वो हमने उनको वो टॉपिक कहे हैं कि वो आप जो कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो टॉपिक आपको क्लियर करवाएंगे, वो लेक्चर मिस नहीं करना। हमने आपको इकोनॉमिक्स के हवाले से मजीद लेक्चर इंशाल्लाह ताला आज और कल आपको भेज देंगे। इस इकोनॉमिक्स में सिर्फ हमारे लेक्चर्स और हमारे नोट्स और मिसाली गाइड पढ़ लें, जितना बेहतर अंदाज में हमने इस किताब के अंदर लिखा है या नोट्स लिखे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा कोई भी किताब ना पढ़े तो इंशाल्लाह ताला आपका ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो भी हमें पढ़ना है, अगर पढ़ेंगे तो उसका ज्यादा फायदा है। सो ये तो हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं कि हम अपनी प्रायोरिटी को, आप अपनी प्रायोरिटी को किस लेवल पे देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह ताला इन चीजों को जरूर देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ एक राय दे रहा हूं, अगरचे उस पर टेस्ट में सवाल नहीं होगा, मैं इंटरव्यू के हवाले से बता रहा हूं कि ये जो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, जैसा कि इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की चीजें, इसके हवाले से, तकाफुल के हवाले से, और इसके साथ क्रेडिट कार्ड, फिर डेबिट कार्ड आ जाता है, फिर वीजा कार्ड आ जाता है, मुख्तलिफ कार्डों की सूरतें, फिर सट्टा क्या है, फिर किस्तों का कारोबार क्या है, फिर आप हुंडी से रकम भेजना वो क्या है, फिर एक होता है पगड़ी, वो क्या है। यानी कि ये वो मुरवजा मैशत के जो उसूल हैं जो हमारे यहाँ मुआशी निज़ाम के अंदर, हमारे मुआशी निज़ाम का हिस्सा है। सो ये चीजें तो हमें पता है, ये हम सुनते रहते हैं, मगर हमें इन चीजों के बारे में जब हमसे सवाल होता है तो हमें नहीं पता होता। तो इस हवाले से किताबें तो बहुत ज्यादा है, मगर मैंने एक किताब देखी है मौलाना जुल्फकार अली की, तो उनकी किताब है दौरे हाजिर के माली मामलात, दौरे हाजिर के माली मामलात और उनका हल, उनका शरई हल, इस तरह का किताब का नाम है। मेरे पास किताब पड़ी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस किताब की पिक भी आपको सेंड कर। अच्छा, उसमें ना ये चीजें हैं कि जितने भी टॉपिक्स बताए ना, इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड, तकाफुल है, और जो है जितनी भी चीजें जो मैशत के हवाले से आती है, दौरे हाजिर के जो बैंकारी का निज़ाम है, किस्तों का कारोबार है, उसके अंदर बड़ा उम्दा अंदाज के अंदर उन्होंने चीजों को क्लियर किया हुआ है। बाकी आप किताबें खरीदें, अपने पास होनी चाहिए, इंसान के लिए ये फायदामंद होती है, और जरूरत पड़ने पे फिर हमें जो है ना बहुत ज्यादा चीजों का फायदा होता है। सो बस यही चीजें हैं जो विरासत के हवाले से, किताबुल बुयू के हवाले से और इस्लाम और इकोनॉमिक्स के हवाले से आपको बतानी थी। एक सवाल इसमें से किताब याद का पक्का होना है, इसलिए जितनी इस पे किताबें 10-12 है, ज्यादा नहीं है, 10-12 किताबें बार बार लिखें, बार बार एक दूसरे को मुज़ाकरा कर उसमें सुनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत से कामयाबी देगा। बाकी आप सबको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 क्लासेस जिसपे हम सवाल जवाब करते हैं, एक मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, एक दिन को हमारी क्लास होती है, दिन को भी 2 टाइम पे हमारी क्लास होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिसाली ग्रुप का जो एक निज़ाम है, अल्लाह का शुक्र है, हमने अपनी भरपूर कोशिश के साथ एक मुस्तहकम और मुनज़्ज़म निज़ाम दिया हुआ है। बाकी अगर कोई समझता नहीं है, अगर कोई समझे ना, तो फिर उसका अपना फॉल्ट है। तो जो रात को पढ़ाया वो दिन को सुना भी जाता है,
और आपके मिनी ग्रुप्स है, अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रुप के अंदर रेगुलर तैयारी और रेगुलर सुनना वो भी हो रहा है। और इसके बाद जब मैं 2-3 लेक्चर लेता हूँ, फिर मैं लाइव क्लास के अंदर आपसे डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल्का बाप बहुत बड़ा है, सबसे सवाल नहीं भी हो पाते, बात का तो लोग जवाब नहीं भी देते, तो हमारी कोशिश होती है कि उस डिस्कशन क्लास में 200 से 300 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक मालूमाती सवालात हैं, वो हल होते हैं। बाकी आपकी दिन की क्लास भी है और शाम की क्लास भी है, तो उसमें फायदा ये हो रहा है कि आप जो भी अवेलेबल है उस वक्त उनको फायदा होता है, उनसे सवालात किए जाते हैं और एक सिलेक्टिव स्टडी मिसाल ली गुलदस्ता और नूर इस्लाम और एम इस्लामियात के सिलेबस से आपको करवाई जाती है और जो पढ़ा उसका टेस्ट लिया जाता है। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हमारी बहुत बड़ी एक जामे टेस्ट सीरीज जो है, अल्लाह का शुक्र है, वो चल रही है। बाकी उस टेस्ट सीरीज के बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा, उसका फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। और इसके साथ हमारा एजुकेटर का सेशन और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस और पेडागोजी का सेशन, एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा सेशन जो है तो 5 मई से शुरू होने जा रहा है। अगर आप या आपके जानने वाले भाई बहन दोस्त अजीज़ व अकारिब आपके कोई सेशन में शामिल होना चाहते हैं, उनको जरूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।